नमस्कार दोस्तों, चलिए आज जानते हैं अपने भारत को। कैसा था अपना भारत प्राचीन समय में। कई सभ्यताओं ने जन्म लिया और ख़त्म भी हो गए, लेकिन एक ऐसी सभ्यता जो समय के साथ विकसित थी और आज भी लगातार अपने विकास की तरफ बढ़ रही है। उस समय सभ्यताएं जैसे इजिप्शियन सिविलाइजेशन, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, चाइनीज सभ्यता इत्यादि थे। इसके बारे में जानकारी स्वामी विवेकानंद ने भारत को अपार आध्यात्मिक क्षमता वाला दर्शन और विरासत से समृद्ध अपने आध्यात्मिक ज्ञान के माध्यम से दुनिया का नेतृत्व करने की अद्वितीय क्षमता वाला देश माना है। दोस्तों, चलिए आज हम भारत के बारे में कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में जानकारी इकट्ठा करेंगे जिसके बारे में शायद आप लोगों को ज्ञान न हो। तो ज़्यादा समय न बर्बाद करते हुए चलिए हम बढ़ते हैं अपने आगे। सनातन धर्म की उत्पत्ति जहाँ से हुई वो है भारत का एक बहुत ही प्राचीन शहर वाराणसी। माना जाता है कि वाराणसी धरती का सबसे प्राचीन शहर है जो भगवान शिव के त्रिशूल के ऊपर बसा हुआ है, जो आज भी धर्म, शिक्षा और आध्यात्म की जड़ चेतना लेकर लाखों लोगों में विकास की धारा को लगातार प्रसारित कर रहा है। तो चलिए ऐसे ही आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और जानेंगे कि जैसे बुद्धिज़्म और जैनिज़्म जो कि आज पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं, जो शांति और सौहार्द के लिए पूरे विश्व में जाने जाते हैं, उनके जन्मदाता भगवान बुद्ध और महावीर जैन भारत में ही जन्मे और अपने धर्म का प्रचार प्रसार किए हैं। उन्होंने तमाम जगह पर जाके अपनी अपनी शिक्षाओं का अच्छे तरीके से प्रचार प्रसार पूरी शांति तरीके से किया, और ये दोनों ऐसे धर्म हैं जिन्होंने ज्ञान, शांति और अहिंसा के बारे में सबको पाठ पढ़ाया। मित्रों, आज भारत शिक्षा के मामले में भले ही अन्य देशों से पिछड़ा है, लेकिन आप लोगों को ये जानकर आश्चर्य होगा कि भारत अध्यात्म और शिक्षा का एक बहुत बड़ा केंद्र था। बिहार में स्थित नालंदा विश्वविद्यालय कुमारगुप्त के द्वारा सन 5वीं शताब्दी में बनवाया गया था। इसकी जानकारी हमें फायान और आइसिंग के लेख के अनुसार प्राप्त होता है। फायान के अनुसार यहाँ पर करीब 10,000 से भी ज़्यादा विद्यार्थी पढ़ते थे और करीब 1500 शिक्षक एवं गुरुओं का निवास हुआ करता था। आप लोगों को जानकर ये आश्चर्य होगा कि ये विश्वविद्यालय विश्व का पहला रेजिडेंशियल विश्वविद्यालय था, जहाँ पर अनेकों प्रकार की सभ्यताओं के बारे में, विषयों के बारे में पाठ पढ़ाया जाता था, जिनमें कि मुख्यतः साइंस, मैथमेटिक्स, म्यूजिक, फिलॉसफी एंड रिलीजन के बारे में जानकारी दी जाती थी। दोस्तों, ये तो था एक बुद्धिस्ट विश्वविद्यालय, लेकिन आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि यहाँ पर संस्कृत की भी शिक्षा विद्यार्थियों को दी जाती थी। समय के साथ बढ़ते हुए क्रम में इस विश्वविद्यालय का अंत हुआ। अनेक बाहरी आक्रमणकारियों के द्वारा इस विद्यालय को पूरी तरीके से नष्ट कर दिया गया, जिसमें प्रमुख रूप से जो एक शासक था उसका नाम था बख्तियार खिलजी। उसने पूरी लाइब्रेरी को, नालंदा लाइब्रेरी को ही तहस नहस करके रख दिया था। मित्रों, अगले क्रम में हम जानेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। जानकारी के अनुसार, विभिन्न सोर्सों के अनुसार ये करीब 8,000 साल पुरानी सभ्यता है। सन 1920 में मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा का खोज श्री दयाराम साहनी द्वारा किया जाता है, और ऐसा माना जाता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन से ही भारत की विकास की यात्रा शुरू होती है। मित्रों, ये उस समय की सबसे विकसित सभ्यता थी, जिसमें से मेसोपोटामिया और इजिप्शियन सिविलाइजेशन भी शामिल था। दूर दूर तक इसका व्यापार फैला हुआ था। लोग दूर दूर से व्यापार करने आते थे और जाते भी थे। ये सिविलाइजेशन शहरीकरण का सबसे पहला नमूना था। आपको ये जानकर आश्चर्य हो जाएंगे, तब के लोग पक्के घरों में रहते थे। सबके घर में उचित शौचालय की व्यवस्था की गई थी। हर घर के पास पक्की नाली, और सबसे आश्चर्य की बात, एक बहुत बड़ा स्नानागार भी था। अनाज को इकट्ठा करने के लिए या बारिश की समय खराब न हो जाए, उसके लिए अनाज घर का भी उपयोग किया जाता था। दोस्तों, इस सभ्यता में लोगों के पास लगभग हर वो ज्ञान था जो आज हमारे पास है, जैसे कि लिखना, पढ़ना, यात्रा करना, सोना, चांदी, तमाम प्रकार के जवाहरात, माप करने का एक सटीक एवं उचित तरीका, राज्य करने का तरीका, विभिन्न प्रकार के और भी टेक्नोलॉजी उस समय मौजूद थी। यहाँ तक कि वो अगर इस समय से तुलना किया जाए तो बहुत ही ज़्यादा अलग अलग सोर्स की अगर बात मानी जाए
तो कई सारे कारण रहे हैं जिससे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का पतन होता है, जैसे कि भारी बारिश के कारण तेज बाढ़ का आ जाना या आर्यंस का इन्वेजन। फिर भी रास्ता साफ नहीं है, अलग अलग मान्यताएं हैं और अलग अलग मान्यताओं के अनुसार इंडस वैली सिविलाइजेशन का पतन हो जाता है। भारत के लिए आइंस्टीन कहते हैं, हम भारतीयों के बहुत आभारी हैं जिन्होंने हमें गिनती करना सिखाया, जिसके बिना कोई भी सार्थक वैज्ञानिक खोज संभव नहीं हो पाता था। मित्रों, आज तमाम गणितीय या विज्ञान के क्षेत्रों में जो कि सारी चीज़ें बहुत ही आसानी से सारे कैलकुलेशंस हो जाते हैं, जिसमें जीरो का सबसे महत्वपूर्ण रोल रहता है, डेसिमल का सबसे महत्वपूर्ण रोल रहता है, उसकी खोज हमारे ही देश के महान साइंटिस्ट या वैज्ञानिक कहें श्री आर्यभट्ट के द्वारा किया गया था, जिससे कि आज की सारी गिनती जो है आसानी हो जाती है। दोस्तों, आज पूरी दुनिया जो इतनी एडवांस है मेडिकल फील्ड में, तब हमारे भारत में कई सारे महान चिकित्सक हुए, जिनमें से 2 चिकित्सक का नाम काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध था, जिनमें से एक थे चरक और एक थे महर्षि सुश्रुत। करीब 2600 साल पहले महर्षि सुश्रुत कई प्रकार के कठिन सर्जरी किया करते थे। हालांकि उस समय किसी भी प्रकार के शल्य उपकरण मौजूद नहीं थे, लेकिन बिना किसी उपकरण के उन्होंने कई प्रकार के कठिन सर्जरी जैसे किडनी, लिवर, पथरी इत्यादि का इलाज अपने साधारण हाथों से करते थे। ऐसा माना जाता है कि सबसे पहला जो प्लास्टिक सर्जरी मानव शरीर के रूप में हुआ था वो इन्हीं के द्वारा किया गया था। महर्षि सुश्रुत को फादर ऑफ सर्जरी के नाम से भी जाना जाता है। महर्षि सुश्रुत के द्वारा एक ऐसी किताब लिखी गई थी जिसका नाम था सुश्रुत संहिता। मित्रों, सुश्रुत संहिता को आयुर्वेद की दिशा में एक पहला कदम माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि आयुर्वेद का विकास सुश्रुत संहिता के कुछ एक लेखों के द्वारा विकास हुआ है। मित्रों, इनकी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए एक हमारे महान चिकित्सक थे जिसका नाम था महर्षि चरक। महर्षि चरक अपने आप में फर्स्ट फिजिशियन थे पूरे विश्व के। महर्षि चरक के द्वारा एक लिखी हुई किताब है जिनका नाम है चरक संहिता। चरक संहिता को दोस्तों इंसाइक्लोपीडिया मेडिकल साइंस के नाम से भी जाना जाता है। उस किताब में आयुर्वेदा से रिलेटेड, मेडिकल साइंस से रिलेटेड तमाम प्रकार की ऐसी जानकारियां हैं जो कि आज मॉडर्न साइंस में भी उपलब्ध नहीं होंगी शायद। तो ऐसा था हमारे भारत का इतिहास। मित्रों, आज भले ही भारत को लोग भूलना चाहते हैं या भारत के इतिहास के बारे में अच्छी जानकारी शायद न हो पाती है, तो लोग अपने आप को शर्मिंदगी में महसूस करते हैं, लेकिन भारत का इतिहास बहुत ही गौरव